नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 4 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है भोजन पकाने की विधियाँ। तो इस जो ये पाठ है, इसमें हमने पहला जो भाग था, पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था। तो उसमें हमने क्या जाना था? हमने देखा था कि भोजन पकाने का महत्व क्या है, भोजन को हम क्यों पकाते हैं और भोजन को पकाने से हमको क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में जाना था। फिर हमने भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण देखा था। बेसिकली भोजन पकाने की जो विधियां होती हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है नम ताप विधि द्वारा पकाना और एक होती है शुष्क ताप विधि द्वारा पकाना। तो जो नम ताप विधि द्वारा पकाना होता है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि शुष्क ताप विधि में भोजन कैसे पकाते हैं और भोजन पकाने की कुछ और विधियां भी होती हैं जिनका कि अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले जैसा मैं हर बार करता हूं, आपके साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। इन नंबर्स पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत होती है, पाठ में कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारे से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद साथ साथ मेरा आपसे एक अनुरोध भी रहता है, हर बार रहता है कि अगर आप लोग जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानने वाले हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी और हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों या फिर NIOS से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे उनका भी कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो है शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन पकाना। शुष्क का मतलब होता है सूखा। ठीक है ना, तो हम टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमको कोई ना कोई खाना पकाना होता है तो हमको उसको ताप देना पड़ता है। वो चाहे आप उसको शुष्क रूप में दें, चाहे आप उसको नम रूप में दें। ठीक है, तो शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन को कैसे पकाते हैं, इसकी कुछ विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? इसकी 3 विधियां हैं। पहली है बेक करना, ठीक है। दूसरी विधि होती है भूनना या रोस्टिंग जिसको बोलते हैं। पहली हो गई बेक करना यानी कि बेकिंग, दूसरी है रोस्टिंग यानी कि भूनना और तीसरी है आंच पर सेकना यानी कि ग्रिलिंग। ठीक है ना, जिसमें ग्रिल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेक करने की। ठीक है, तो ये जो शुष्क ताप विधि है, इसमें बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर खाने को पकाते हैं। इस विधि में, इन विधियां जो होती हैं, इसमें लगभग 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हम भोजन को गर्म करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान पर उसको पकाया जाता है। ठीक है, तो बेक करने में क्या होता है, इस विधि के अंदर हम एक बॉक्स टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिसके अंदर की हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर रख के भोजन को पकाया जाता है। जैसे आप ये एक वीडियो अभी देखेंगे, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें एक आप पिज्ज़ा देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पिज्ज़ा एक बड़े से बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, बड़े से एक बक्से में रखा हुआ है, जिसमें कि गर्म हवा का प्रवाह किया जाता है। ठीक है ना, बहुत गर्म हवा इसमें निकलती है, इस ओवन में निकलती है, जिससे कि ये जो पिज्ज़ा होता है ये पक जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ये ओवन होता है, इसको चलाने के लिए हम आग या बिजली का उपयोग करते हैं। या तो हम आग बनाएं किस तरीके से, चाहे कोयले को जलाने से बनाएं या चाहे लकड़ी को जलाने से बनाएं, या फिर हम बिजली का यूज़ कर लें। बिजली की सहायता से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको गर्म करें, उससे फिर हम हवा गुजारें जहाँ पे भी हमको गर्म करना है उस वस्तु को। ठीक है, तो बेक करना जो होता है, बेक करने से आप घर में ही आसानी से ओवन बना सकते हैं बेक करने के लिए, और उसमें आप डबल रोटी, ठीक है ना, या फिर केक, इस प्रकार के जो आइटम होते हैं, या तंदूरी रोटी, नान, पाव, बन, बिस्कुट, ये सब भी सारी की सारी चीज़ें बेक करके ही बनाई जाती हैं। तो ये जो बड़े ओवन होते हैं उनको भट्टी भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप कभी शादी पार्टी में जाते हो तो वहाँ तंदूरी रोटी बनती है। तो तंदूरी रोटी कैसे बनती है, वो भी बेकिंग से ही बनती है। ठीक है, बड़े से बड़े ओवन लगे रहते हैं, उसको भट्टी कहते हैं। उन भट्टियों में हम उसको तंदूर होता है, तंदूर के अंदर भट्टी होती है जिसके अंदर रोटी को डालते हैं और उससे रोटी सेकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई बेक करने की। अब बेक करने की जो विधि है, इसके लाभ क्या हैं? तो इस विधि से जो पकाया गया भोजन होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है और आपकी प्लेट में एक प्रकार से एक डिफरेंट एक आइटम प्रस्तुत
किया जाता है इस बेक करने के माध्यम से। तो आपको वैरायटी देता है, ठीक है ना। तो जो ये कुछ बेक करे हुए जो आइटम होते हैं जैसे कि केक हो गया या पेस्ट्री हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं, तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से ही इन चीज़ों को खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को उतने ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरीज को ग्रहण करते हैं तो हम अनावश्यक रूप से मोटापे का, ठीक है ना, या फिर अन्य बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं, ठीक है, करना पड़ेगा अगर ऐसा करेंगे तो हम। दूसरी जो विधि है शुष्क ताप वाली, वो है भूनना, या उसको रोस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। आपने कहा होगा ना, रोस्टेड चीज़ें कई बार आप खाते हो, रोस्टेड सैंडविच खाते हो, ठीक है ना, या रोस्टेड चिकन होता है, ठीक है ना, रोस्टेड पनीर भी खा सकते हो। तो इस प्रकार से शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन पकाने की जो अलग विधि है एक दूसरी, वो है भोजन को भूनना। तो भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवे, ग्रिडल या फिर रेत या आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। आपने अक्सर मूंगफली खाई होगी, तो मूंगफली को हम क्या करते हैं, मूंगफली को भी हम भूनते हैं। तो उसको क्या करते हैं, मूंगफली को भूनने के लिए हम उसको रेत पे डालते हैं, ठीक है ना, या फिर नमक में डालते हैं, ठीक है ना, और उसको आग पर रखते हैं और रेत के अंदर ही वो भुन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये विधि होती है इसको भूनना कहते हैं। तो भूनना जो होता है, इसमें सब्जियों को भूनना, जैसे बैगन, आलू, शकरकंदी, इन सबको भूना जाता है। आपने एक आइटम ज़रूर खाया होगा, बैगन का भरता। तो वो बैगन को भून कर ही पहले उसको भूना जाता है, फिर जब पक जाता है तब फिर उसको मैश कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसको बारीक कर लिया जाता है और उसकी मदद से आप उसको बैगन का भरता बनाते हैं, ठीक है। तो बैगन की बात हो गई। अब भूनना जो विधि है, इसके क्या लाभ हैं? तो भूनने का सबसे बड़ा लाभ वो है, ये है कि भोजन स्वादिष्ट हो जाता है और साथ साथ इससे भोजन में वैरायटी भी आती है। सेम वही है जैसा कि जब आप बेकिंग वाला जो प्रोसेस था, बेकिंग जो प्रक्रिया थी, बेक करने जो प्रक्रिया थी, जो उसके लाभ होते हैं वही लाभ लगभग भूनने के भी होते हैं। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? सबसे पहली हानि तो ये है कि एक बहुत स्लो वाली ये विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें हम भोजन को डायरेक्ट नहीं भूनते हैं, ठीक है ना, इसमें हम किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसको भून रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा धीरे खाने को मिलता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। एक तो धीमी विधि है और जो भुना हुआ भोजन होता है वो बहुत बार शुष्क हो जाता है, एकदम उसका जो सारी नमी है वो चली जाती है, ठीक है ना। और इसलिए हमको यहाँ पर इसको चटनी या सॉस आदि से खाना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा आइटम की आवश्यकता इसके अंदर पड़ जाती है। इस भोजन को आप अक्सर अकेला ही नहीं खा सकते, ठीक है ना, इसको रूखा कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से केवल अकेला ही आप इसको नहीं खाएंगे, आप इसके साथ चटनी या सॉस ज़रूर लेंगे, ठीक है। अगली जो विधि है वो है आंच पर सेकना या फिर आग पर सेकना, जिसको कि आप बोलते हो ग्रिलिंग, ठीक है। तो आपने ग्रिल्ड वाली कई सारी सब्जियां भी खाई होंगी, कई बार आपने पनीर भी खाया होगा ग्रिल करा हुआ, ठीक है, या फिर सैंडविच भी आप ग्रिल करा हुआ खाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम भोजन को चमकदार आग में या फिर बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष ताप पर पकाते हैं तथा ये भूनने की विधि से भी ज़्यादा धीमी विधि है, ठीक है ना, ये उससे भी धीमी विधि है। इसमें आप ऐसे सीख में सब्जी वब्जियाँ डालकर फिर उसको एक भट्टी के ऊपर रख देते हैं और धीरे धीरे आँच पर, धीमी आँच पर वो पकता रहता है, ठीक है ना। तो इसको आग पर सेकना कहा जाता है। इसमें जो लोहे के सलाखें हम यूज़ करते हैं या फिर लकड़ी की सलाखें यूज़ करते हैं, अक्सर लोहे की सलाख होती है, उस पर तेल वगैरह लगाते हैं ताकि उस पर भोजन चिपके नहीं। फिर इसको चारकोल, गैस या बिजली के उपकरण पर सेका जाता है जो भोजन होता है उसको, ठीक है। अभी जो आंच पर सेकना वाली विधि है, इसका सबसे बड़ा लाभ वही है कि इससे भोजन में अच्छा स्वाद आता है। शुष्क वाली जितनी भी हैं, शुष्क ताप वाली, उसमें भोजन में अच्छा स्वाद आ जाता है, चाहे आप भून कर बनाएं, चाहे आप बेक करके बनाएं, चाहे आप आंच पर सेक के बनाएं, तीनों ही परिस्थितियों में आपको भोजन का स्वाद अच्छा आता है, ठीक है ना। और दूसरी खासियत यह है कि आप बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार की वैरायटी के खाने बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी शुष्क ताप वाले तलने में। जो दूसरा जो था आंच पर सेकना, उसकी बात हो गई। अगली जो प्रोसेस है, अगला जो विधि है वो है तलना, ठीक है। तो तलने की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें आप दो प्रकार से तलकर खाने को बना सकते हैं। पहला प्रकार होता है
अत्यधिक तेल में तलना, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल आप ले रहे हैं, उसके अंदर तल रहे हैं सब्जी को या खाने को, ठीक है। और दूसरी विधि होती है कम तेल में तलना, ठीक है। दोनों आपने अपने घर में ये विधियाँ देखी होंगी। अक्सर जो हम ये बातें कर रहे हैं, ये अक्सर ये सारी विधियाँ हमारे घरों में यूज़ की जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इनके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। वो उदाहरण आप आराम से, अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई सवाल आता है तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक अनुप्रयोग है, मतलब आप अपने आसपास उस चीज़ को होते हुए देखते हो, इसका मतलब वहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, उसका प्रयोग है, उसका अनुप्रयोग है, ठीक है। अच्छा, तो बात करें अधिक तेल में तलने की, अत्यधिक तेल में तलने की, तो आपने देखा होगा आपके घर में पूड़ियाँ बनती हैं, समोसे बनते हैं, पकौड़े बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय व्यंजन हैं जिनको कि तलकर पकाया जाता है। तलने की प्रक्रिया में क्या होता है? तलने की प्रक्रिया में जो तेल होता है उसको कढ़ाई में बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है, उसको गर्म करा जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो चीज़ भी आपको बनानी है वो आप डाल देते हैं, ठीक है ना। उस भोज्य पदार्थ को, जो भी भोज्य पदार्थ आपको तलना है उसको उसके अंदर तेल में डुबा देते हैं और पकाते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अधिक तेल में पकने की बात। अब बात आती है कम तेल में तलने की। तो जब आप तेल में, बहुत ज़्यादा तेल में पका रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल सोख भी लेती है वो जो व्यंजन आप बना रहे हो। लेकिन अगर आपको कम तेल का यूज़ करना है तो आप कम तेल में तलने वाली विधि का उपयोग करोगे। इस विधि में आप जितना हो सके उससे उतना कम से कम तेल का उपयोग करेंगे और ताप को नियंत्रित रखेंगे, ठीक है ना। और अक्सर क्योंकि कम तेल में तलने पर भोजन के जो तलने वाला जो वस्तु है या जो बर्तन है उसमें चिपकने का खतरा रहता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कई बार नॉन स्टिक वाले जो पैन्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे इस वीडियो में देख पा रहे हो आप कि ये छोटी टिक्की टाइप की कुछ व्यंजन बना रहा है, जो भी बना रहा है या बना रही है जो व्यक्ति है, और इसके अंदर ये एक नॉन स्टिक वाला जो बर्तन है उसका उपयोग कर रहा है। नॉन स्टिक की खासियत ये होती है कि उसमें जो खाना है वो चिपकता नहीं है, ठीक है। तो कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिक पैन ठीक होते हैं। हमको नॉन स्टिक पैन का उपयोग करना चाहिए अगर हमको कम तेल में कोई वस्तु पकानी है, ठीक है। तो जो ये भोजन को तलते हैं, हम तेल में तलते हैं, उस समय कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी सावधानियां होती हैं? सबसे पहली बात है कि जिस भोजन को आपको तलना है उस भोज्य पदार्थ के आपको समान आकार के टुकड़े काटने चाहिए, ठीक है। और ताकि वो समान रूप से पक सके। अगर उनके आकार समान होंगे तो उनमें सभी समान रूप से आग यानी कि ताप मिलेगा उनको और वो आराम से पक सकेंगे, एक तरह से पक सकेंगे। फिर घी या तेल जिसमें भी आप तल रहे हैं उसको अच्छी तरीके से गर्म होने दें, ठीक है ना। अगर उसको वो अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगा तो आप सही तरीके से अपना व्यंजन जो है वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर आप आँच को या जो ताप है उसको कम कर सकते हो। फिर एक समय पर कुछ ही टुकड़ों को तलने के लिए डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी मात्रा में एक ही साथ उस बर्तन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि अधिक भोजन पदार्थ अगर डाल देंगे तो जो उसके अंदर कढ़ाई है उसके अंदर जो तेल का तापमान है वो गिर जाएगा, ठीक है ना। और तेल का तापमान गिरने से ज़्यादा चिकनाई आपके व्यंजन के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा वसा आपके जो खाना है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ज़्यादा वसा आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। फिर अगली सावधानी रखनी है कि तले हुए भोजन के टुकड़ों को साफ या फिर अवशोषक किचन नैपकिन, ठीक है ना। आपने देखा होगा किचन में नैपकिन यूज़ करते हैं, सफ़ेद रंग के जो कागज़ के टुकड़े टाइप के होते हैं, उनसे या फिर ब्राउन पेपर के माध्यम से जो उसकी अतिरिक्त चिकनाई है उस व्यंजन की चिकनाई को निकाल देना चाहिए। उस भोजन के टुकड़ों को साफ़ कर लेना चाहिए और जो ज़्यादा चिकनाई जो अंदर चली गई है, जो फालतू की चिकनाई है, उसको आप निकाल सकते हो। फिर भोज्य पदार्थ के सभी टुकड़ों को तेल के जो पात्र है उससे बाहर निकाल देना चाहिए टाइम से। जब आप देख रहे हो कि आपका व्यंजन पक चुका है तो फिर आपको जो कढ़ाई है उसमें से उन सामानों को निकाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जले नहीं और जो तेल या घी है वो भी खराब ना हो, ठीक है। तो लाभ क्या है तेल में तलने का, या चाहे वो कम तेल में चलें या ज़्यादा तेल में तलें आप। सबसे पहला जो एकमात्र ही लाभ है कि तले हुए भोजन की जो उपभोग करने की अवधि होती है उसके खराब होने की जो समय सीमा है वो अन्य विधियों से पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक होती है। मतलब तला हुआ भोजन आप ज़्यादा दिन तक
खा सकते हो, ज़्यादा समय तक खा सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। इसके जो नुकसान हैं, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला नुकसान होता है कि जो तला हुआ भोजन होता है, जो ख़ास तौर से जब बहुत ज़्यादा तेल में आप तल रहे हो तो वो भोजन पचाने में बहुत कठिन होता है, ठीक है। और इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और तले हुए भोजन का बहुत ज़्यादा अगर सेवन आप करते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो ये नुकसान है तेल में तले हुए खाने को खाने के, चाहे वो ज़्यादा तेल में तला हो चाहे वो कम तेल में तला हो, दोनों प्रकार का तला हुआ खाना नुकसानदायक होता है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओ तो, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभार आप खा सकते हो। अब है भोजन पकाने की अन्य विधियाँ। तो इसके अंदर हम बेसिकली दो विधियों के बारे में बात करेंगे। पहली विधि है माइक्रोवेव में पकाना और दूसरी विधि है सोलर कुकर में पकाना। तो माइक्रोवेव आप सब लोग जानते हो, एक इस प्रकार की मशीन होती है। उस मशीन के अंदर खाने को हम माइक्रोवेव की मदद से, माइक्रोवेव किरणों के माध्यम से पकाते हैं। माइक्रोवेव जो किरणें होती हैं, ठीक है, इस माइक्रोवेव में आप कोई भी सामान अंदर रख देते हो, खासतौर से ऐसे बर्तन पर रखते हो जो कि माइक्रोवेव सेफ हो, जो माइक्रोवेव सुरक्षित हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन किरणों के कारण भोजन में जो उपस्थित पानी के कण होते हैं वो तीव्रता के साथ कंपित होने लगते हैं, उनके अंदर कंपन होने लगता है। और जब कंपन होता है तो इस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जो टेम्परेचर बनता है उसके ही माध्यम से, उस ताप से, उस हीट से, उस गर्मी से ही आप भोजन को पकाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोवेव में खाना पकाने का। माइक्रोवेव में पकाए हुए खाने का लाभ क्या है, ये पकाने की बहुत फास्ट एक मेथड है, बहुत तीव्र विधि है। और साथ साथ जो भोजन पकाने में जो समय लगता है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल मिनटों में आपका खाना बन जाता है। बहुत तेज़ विधि है माइक्रोवेव में पकाने की। इसकी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि है कि इसमें आपको बिजली की नियमित आपूर्ति आवश्यक है। अगर बिजली नहीं आ रही है तो फिर आप माइक्रोवेव का उपयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब एक लिमिटेशन हो गई, एक सीमा हो गई, ठीक है। और पकाया गया भोजन सूखा हो सकता है, शुष्क हो सकता है, ठीक है। तो ये दो मेन हानियां हैं। अगली जो विधि है जिसकी बात करेंगे हम, वो है सोलर कुकर, या उसको आप बोलते हैं हिंदी में सौर कुकर, ठीक है ना, जो कि सौर ऊर्जा से चलता है। तो सौर कुकर अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो सूर्य की रोशनी से ही वो खाने को गर्म कर देता है, ताप दे देता है। जैसे ये एक सोलर कुकर आप देख पा रहे हो, ये इसकी सरफेस है, आउटर सरफेस है, इसमें पूरा शीशा लगा होता है इस प्रकार से। ये तो ये जो शीशा है, ये जो सूरज की किरणें आती हैं उन किरणों को इस जो बीच में अपना पोर्शन है जहाँ पर यह कुकर रखा हुआ आप देख रहे हो, ठीक है ना। आप शायद इस रंग से नहीं देख पा रहे हो तो लाल रंग से आप देख पाओगे। ये जो कुकर है, इस कुकर के ऊपर केंद्रित कर देते हैं जो 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 सूर्य की किरणें आई उसको। ये जो शीशा है ये अपने विशेष आकार के कारण एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित कर देगा। उस बिंदु पर हम कुकर या ऐसा कोई भी जो भोजन पकाने का जो बर्तन है वो रख देंगे, और जो सूरज की रोशनी है उसको जब इसके ऊपर पड़ेगी, वो क्योंकि केंद्रित वहीं पे हो रही है, तो सारी जो गर्मी यहीं पर केंद्रित हो जाएगी और ये खाना पक जाएगा, ठीक है ना। तो बॉक्स प्रकार का भी कुकर होता है और पैनल प्रकार का भी कुकर होता है। तो बॉक्स प्रकार का जो सूर्य कुकर होता है वो परिवार, एक सिंगल परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए, जबकि जो पैनल प्रकार का जो कुकर होता है वो समुदाय के लिए, काफ़ी बड़ी एक सोसाइटी के लिए यूज़ में लाया जा सकता है, उसके लिए उपयोगी होता है। अब लाभ क्या होते हैं सोलर कुकर का? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है, ये धुआं रहित विधि है, ठीक है। इसका रख रखाव बहुत सरल है, आराम से इसको आप मेंटेनेंस कर सकते हो, और इसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी ना के बराबर है, ठीक है। पर्यावरण सहिष्णु विधि है, इसके कारण आप पर्यावरण को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक नेचुरल सोर्स का ही उपयोग कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी बहुत प्रचुर मात्रा में पूरे पर्यावरण में है, उसी के उपयोग से आप खाने को पका रहे हैं। भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे कई भाग हैं भारत में, कई जगह पर आपको सोलर कुकर का उपयोग होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सरकार इसका उपयोग को बढ़ावा देने की हमेशा प्रयत्न करती रहती है। इसका एक नुकसान क्या है? सोलर कुकर का प्रयोग बाहर खुले में किया जाता है और ये वहीं पर ही कार्य करता है जहाँ व्यापक स्तर पर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता हो,
ठीक है। इसको आप किचन के अंदर बंद कमरे में नहीं कर सकते। इसके लिए खाना बनाने के लिए आपको सूर्य की रोशनी में ही अपने जो बर्तन हैं या जो अपना कुकर है उसको रखना पड़ता है। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम आता है, सूर्य ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो फिर आपके लिए ये उपयोगी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर है, ठीक है ना। और ये वहीं काम करेगा जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। अगले भाग में देखेंगे हम कितना आगे क्या क्या टॉपिक्स उसमें बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप हमारे से जुड़ सकते हो। कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक अनुरोध जो रहता है हमेशा की तरह कि आप अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।